नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस LWS जूनियर्स के YouTube चैनल पर। आज हम स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के तीसरे दिन में डे 3 में पहुंच चुके हैं। 2 दिन हमने बहुत अच्छे से बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया। स्पोकन इंग्लिश जो है, जैसे हम जानते हैं कि आजकल के ज़माने में इतना ज़रूरी हो चुका है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कभी आप किसी ऑफिस में काम करते हो, कभी किसी को कोई ईमेल लिखकर भेजना हो, ठीक है, या मान लेते हैं कि आपके बच्चे जो हैं किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाते हैं और आप वहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पर जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, टीचर आपसे अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। तो ये जो कोर्स है इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जितने भी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, तीनों कैटेगरी के हमारे यहाँ पे जो लर्नर्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, ना जिन्हें बोलना आता है ना जिन्हें समझ में आता है, दूसरे इंटरमीडिएट लेवल के जिन्हें समझ तो आता है लेकिन बोल नहीं पाते, और तीसरे वो एडवांस लेवल के जो समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं लेकिन बीच बीच में कहीं अटक जाते हैं क्योंकि फ्लुएंसी ढंग से नहीं है। तो आज की इस डे 3 की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हम बात करेंगे वाक्य बनाने कैसे हैं, किस तरह के वाक्य होते हैं, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे जो वाक्य होंगे, मैंने आपको जो हमारी पिछली क्लास थी डे 2 में मैंने एक चीज़ कही थी कि एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जो कि अमूमन मैक्सिमम ऑफ द टाइम वी यूज़ इन आवर डेली कॉन्वर्सेशंस। आमतौर की आम बोलचाल की जो हमारा जो एक दिनचर्या रहता है उसमें हम इस प्रकार के वाक्य को बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रयोग में लाते हैं। अब वो कौन सा वाक्य है, पहले ज़रा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एम्फेसाइज करूँगी उस पर और फिर आपको प्रॉपर एक वर्कशीट दी जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे हम साथ मिलकर उसको और फिर अच्छे से हम उसको समझेंगे। तो आज जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस प्राइमरली मुख्य तौर पर पढ़ेंगे वो होंगे बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब उनका किस तरह का प्रयोग है, किस तरह के उसके कार्य हैं। सिंपल है, चलिए शुरू कर देते हैं। तो शुरू तो हम कर देंगे लेकिन पहले इस LWS जूनियर्स का जो ये YouTube चैनल है इसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। और क्योंकि मेरा जो ये कोर्स है ये सबके लिए है, तो मेरे जो अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, बिकॉज दे हैव टू अपीयर ऑन देयर और इन देयर रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरव्यूज, एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर देम if they go unprepared with broken English, क्योंकि जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा। अब ऐसा नहीं है कि चयन का केवल यही एक मापदंड है, ठीक है, सिलेक्शन का यही एक क्राइटेरिया नहीं है कि अंग्रेजी आती है तो बच्चे को लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो वो पहले ही क्राइटेरिया में लिख देते। क्राइटेरिया तो कुछ और ज़रूर है लेकिन इम्पैक्ट पड़ जाता है। मान लेते हैं कि मुझ में भी वो क्वालिटी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मुझ में भी हैं, दूसरे कैंडिडेट में भी है, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, दूसरे की थोड़ी सी कम है, तो मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो LWS जूनियर्स के अगर इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। हर दिन ये कोर्स का जो लेसन है आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलता रहेगा चैनल पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आनी ज़रूरी है, तभी तो फटाक से फ़ोन खोलोगे और एकदम से आपको जो है इस YouTube चैनल पर आकर अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। लाइव में क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको आना ही आना है, ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा उतना उस चीज़ का इंटरेक्शन लेवल नहीं बचता है। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, देखिए, कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुबह अगर आप उठकर देखना चाहें सुबह देखिए, दिन में देखिए, खाना खाते खाते थोड़ा देखना चाहें तब देख लीजिए। ठीक है, तो कभी भी फ्री टाइम हो किसी भी समय इसको आप अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इस लेक्चर को, इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ऐसे
इस एज बार के चक्कर में मत पड़ना कि अब जो है कोई जो है 40-50 साल का हो गया तो उसको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा बच्चा है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स की रेलेवेंस, इस कोर्स की उपयोगिता सभी वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन में हों, ठीक है। चलिए अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं आज के इस लेसन की। तो देखिए कल जो हमने डिस्कशन किया उसका एक रूप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य होता क्या है, तो बड़ा बेसिक सा मैंने उस दिन समझा दिया था भाई आप लोगों को, लेकिन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पे भी बात की थी, तो वाक्य मैंने फिर एक बार बताकर इस क्लास को रिकनेक्ट कर लेते हैं पिछली क्लास से, क्योंकि आगे तो हमने बात करनी ही उसी बारे में है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो बनता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर सेंटेंस मुझे जानना है कि कंप्लीट सेंस जो बनाए, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाए, जिनसे कोई पूर्ण अर्थ निकले, वो हो गए हमारे वाक्य। और उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड है। जैसे देख लीजिए, जो इसकी शुरुआत होनी चाहिए कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने बात की थी, बार बार उस चीज़ को नहीं बता सकती। नहीं देखा है, फटाक से डे 1 डे 2 की क्लास देखो, समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं डे 1 से, उनको समझ में आ गया है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना, ठीक है। और ख़त्म कैसे होगा भाई, फुल स्टॉप लगा दोगे, जैसे हिंदी में हलंत लगा देते हैं ना, तो वैसा ही फुल स्टॉप। कई बार क्वेश्चन मार्क, अगर सवाल प्रश्न वाला कोई वाक्य है, ठीक है, जिसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा। और कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कहीं पे बिल्कुल चौंका देने वाली बात कहना चाह रहे हैं हम ऐसे किसी वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी ऐसे कोई अगर सेंटेंसेस हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, एक वर्ब का होना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, शी सिंग्स, वह गाना गाती है, अभी हिंदी में वह गाना गाती है, वह गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, शी सिंग्स, खत्म। शी डांसेस, वह नाचती है। अब कहाँ नाच रही है, कैसा नाच रही है, कुछ नहीं पता। तो सेंटेंस में जब आपको पूर्ण अर्थ केवल जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो करता है, ठीक है, तो वो हो और उसकी क्रिया हो, वो भी पर्याप्त हो जाता है। तो ये रहा क्राइटेरिया। शी इज़ हैप्पी, व्हाट इज़ योर नेम, प्लीज सिट डाउन। अब इतना बता दिया, इससे आगे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे जो है आज की इस क्लास में फोकस किस पे करना है। मेरा आज फोकस बहुत क्लियर है, आज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज केवल और केवल टू द पॉइंट बात होगी, मुद्दे की बात होगी। क्योंकि जब वाक्य बनाना सीख जाओगे ना, तो अंग्रेजी बोलना धीरे धीरे सीख जाओगे। जब समझ जाओगे कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और वाक्य का प्रयोग, मतलब अलग अलग जो प्रकार के वाक्य है, इनका प्रयोग कब कैसे करना है, तो आधा काम तो वहीं हो गया ना। फिर उसके बाद तो हम जब एडवांस लेवल पे मूव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तुम भी समझते रहोगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आज की इस जो क्लास में अगर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं समझ पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेसिक यहीं से शुरू हो रहा है। क्योंकि इसके आगे हम आएंगे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम पे, ठीक, चिंता मत कीजिए, लेकिन आज ये समझ लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले अब ये जो भी लिखा हुआ, मैंने एक चीज़ कही थी, रीड इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, सॉरी शुरू करते हैं यहाँ से। रीड इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, देन स्पीक इन इंग्लिश। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ दें, जब आप रीडिंग के अलावा लिसनिंग भी, तो मैंने क्या कहा, रीड इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, देन स्पीक इन इंग्लिश। इतना आपको पड़ाव पार करना पड़ेगा। रीड, लिसन, आगे पीछे हो सकता है, लिसन, रीड, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। रीड, लिसन, थिंक,
यू से क्या है अंडरस्टैंड, डब्ल्यू से क्या है राइट, एंड देन स्पीक। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होना पड़ेगा कि मैं अंग्रेजी में कुछ लिख पाऊँ, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिव लर्निंग, रचनात्मक लेखन की बात नहीं, सॉरी लेख की बात नहीं हो रही है। आपसे कोई नहीं कह रहा कविता बनाइए बैठ के, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि किस तरह का गद्यांश पद्यांश लिख के दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है आपसे। आपसे केवल इतना कहा जा रहा है कि हर दिन कोशिश ये करो कि अंग्रेजी को अपने डेली प्रैक्टिस में, रोज़ाना की जो आपकी एक्टिविटी है उसमें इसे इंक्लूड कर लीजिए। इसीलिए जो मैं पढ़ाऊंगी ना अंग्रेजी में ही लिखा मिलेगा, ताकि तुम रीड करो इंग्लिश में। कोई किताब उठा के पढ़ने वाले तो हो नहीं, लग तो नहीं रहा मुझे। तो कम से कम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तुम कम से कम अंग्रेजी में पढ़ सको, और बाकी तो उसका हिंदी अनुवाद तो मैं करके आपको बताऊंगी ही, उसमें कोई समस्या नहीं है, समझाने का काम है हिंदी में पूरा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अगर मैं चाहूँ अफर्मेटिव भी कह सकती हूँ, ठीक है, या सिंपल सेंटेंस भी कह सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा एक तरीके से औपचारिक रूप में फॉर्मल तरीके से इसको जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। अब क्या घोषणा करोगे? रोज रोज कुछ घोषणा करते हैं क्या? कहने का मतलब यहाँ पर यह है जब आप किसी तरह की सूचना दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी तरह का कोई फैक्ट, ठीक है, मान लेते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने ये कह दिया। अब ये क्या हुआ? आपने एक फैक्ट बताया जो होता है, ठीक है, तो जो चीज़ जैसी है, जैसी आपको दिखती है, जैसी आपको प्रकृति के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो फैक्ट का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन, सूचना दे रहे हो, किसी तरह का कोई फैक्ट, तथ्य बता रहे हो, ठीक, तो वहाँ पे ये आ जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको जब हम एंड करते हैं तो केवल फुल स्टॉप से एंड करते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस तरह का कुछ भी प्रयोग में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। द स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है? नीला है ना, उसमें कोई संदेह तो नहीं है, तो आपको तथ्य बताया जा रहा है। तो किस प्रकार का ये एक सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ? डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपने बारे में कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो मैं अभी अंग्रेजी पढ़ रही हूँ, मैंने आपको ये बता दिया, समझे। मैं अगर इसमें एक और शब्द जोड़ सकूँ, यूज टू गिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? न केवल सूचना या फिर कोई तथ्य बताता है, बल्कि मान लेते हैं एक और उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है अंग्रेजी में, स्टेटमेंट, ठीक है। जब हम कोई स्टेटमेंट दें, जब हम किसी तरह का अपना बिलीफ, ओपिनियन, भारत में लोग बहुत आसानी से अपने ओपिनियन दे देते हैं, है ना, तो जब मेरा किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर मेरी अपनी क्या विचार है, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ, तो वो भी डिक्लेरेटिव का पार्ट हो जाएगा। मेरी क्या सोच है, मेरी क्या मान्यता है, वो भी डिक्लेरेटिव का ही एक पार्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो क्या है ना, अभी मैं हिंदी में ही इसको लिख के दिखाऊंगी, यहाँ पे तुम हिंदी में ही पढ़ोगे, और यहाँ पे हिंदी व्याकरण नहीं चल रहा है, अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, और इसी से आगे स्पोकन इंग्लिश कनेक्ट है दोनों ना, इसके बिना नहीं हो पाएगा, समझ रहे? चलिए, तो अब इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज कर ले? टू टॉक अबाउट योर डे, योर रूटीन और शेयर फैक्ट्स। इसका प्रयोग अंग्रेजी में क्या है? बहुत बहुत ज़रूरी है ये भाई। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैम आप बता तो रही हैं हमें, लेकिन इसका हम करें क्या? इसका प्रयोग है क्या हमारी आम बोलचाल में? क्योंकि हमें तो स्पोकन इंग्लिश सीखना है, हमें तो अंग्रेजी बोलना सीखना है, और अंग्रेजी जब हम बोलना सीख रहे हैं तो अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना कर पाए जो आम बोलचाल में प्रयोग में आए तो फ़ायदा क्या? तो इसका प्रयोग देखिए, जब आप अपने दिनचर्या के बारे में
किसी से बात कर रहे हो, जैसे मान लेते मेरा कोई दोस्त हो, मेरे माता पिता हो, मेरे भाई बहन हो, कोई भी, तो मैं घर आऊँ या ऐसे आम फ़ोन कॉल पर जो है मैं बताने लगी कि भाई आज तो जो है ऐसा ऐसा हुआ, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, तो मेरे साथ ये घटना हो गई, तो क्या कर रहे हो आप उनको कुछ सूचना दे रहे हो, है ना। फिर जब आप उनको कोई सूचना दे रहे हो तो आप उनको अपने उस व्यतीत किए हुए समय के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उस दिन के बारे में बता रहे हैं, अपना रूटीन बता रहे हैं। रूटीन समझते हैं? रूटीन का मतलब होता है आपका दिनचर्या। आप हर दिन कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं या काम पर जाते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये दिनचर्या होता है, इसे रूटीन कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी को अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बताने लगे तो वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। और जब हम किसी के साथ कोई फैक्ट शेयर कर ले, जैसे मान लेते हैं मैंने किसी को बताया कि आप जानते हैं कि जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनका नाम ये है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम ये है। फॉर से अगर मैंने कहा कि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं अभी फ्रांस टूर पर गए हैं, वहाँ पर कुछ बातचीत करने गए हैं, ऐसे कुछ सूचना मिल रही है आपको, कुछ खबर मिल रही है आपको, तो ये सब क्या है? ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं देते, बस सीधा सीधा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिव इन दिल्ली। मैंने कल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, सेंटेंसेस दिए थे, ठीक है। उसमें से मैंने कहा था कि अपना इंट्रोडक्शन करना है आपको, तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने बारे में कुछ बता रहे हों। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे से बच्चे भी होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा अपने बारे में लिखो, राइट माई सेल्फ इन 5 लाइन्स। छोटा बच्चा मतलब 1st 2nd क्लास के बच्चे की बात करें, अब पता चले पता नहीं कौन क्या सोचने लगे कि छोटा बच्चा बिल्कुल ही कोई टॉडलर सा हो कोई, तो वो भी जब माई सेल्फ लिख रहा होता है तो उसको पता होता है कि वो 5 मापदंड क्या है, मुझे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है ना, उसी का एक पार्ट हो गया। यानी कि जब आप अपने बारे में भी बता रहे होंगे तो भी आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का बड़ा प्रयोग आएगा। जैसे मैंने बताया था कि माई नेम इज़ राहुल, उसमें था ना माई नेम इज़ राहुल, आई एम 20 years old, ये भी था उसमें, है ना। आई लिव इन, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर इन दिस स्कूल, जो भी है मर्जी है, कुछ भी लिख दीजिए। तो आप उसमें अपने बारे में बता रहे हैं ना, आपका नाम, आपकी उम्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, ये माई सेल्फ ही होता है। फिर अपने माता पिता का नाम हो तो फिर आगे जुड़ता जाता है, तो माता पिता का नाम नहीं, लेकिन अपनी हॉबी जो उसमें था, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, समझ रहे हो, हॉबी, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो सब कुछ हो गया ये डिक्लेरेटिव का पार्ट। तो चलो भाई हमने ये डिक्लेरेटिव समझ लिया, मुझे उम्मीद है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में, कि क्या आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए हैं कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ हो गई है। क्योंकि जब तक आप कमेंट में मुझे नहीं बताएंगे कि कहाँ पर आपको कमी महसूस होती है, कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सुधार कहाँ पर होने चाहिए, तब तक मैं भी जो है कुछ कर नहीं पाऊँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जो मेरे लर्नर्स हैं, जो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, वो बहुत अलग अलग तरह के। मैंने पहले ही 3 कैटेगरी बता दी, 3 कैटेगरी तो मैंने बता दी, उन कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी होगी। तो मेरे लिए सबके डिमांड्स को, लर्निंग डिमांड्स को फुलफ़िल करना, ठीक है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे, जब आप कमेंट पे यह बताते रहेंगे कि मैम इसमें थोड़ा सा आप जो है ये चीज़ भी बताया कीजिए। आप जो है इस तरह के भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, इसमें आप कोशिश कीजिए कि पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग कर लें या पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी का प्रयोग कर लें, या मैम आप कभी हमें जाते जाते थोड़ा अंग्रेज़ी के कुछ बोलचाल की कुछ बातें बोल के जाइए। कुछ भी हो सकता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब हम आ गए हैं दूसरे तरह के सेंटेंस के टाइप पर। भाई ये दूसरे तरह का जो सेंटेंस का टाइप है ये है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है।
प्रश्न पूछ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बड़ा सिंपल सा है, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उस दिन जब हमने बात की थी WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स, क्या बात हुई थी? WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स की, जैसे क्या क्या थे? वाई, व्हाट, वेयर, हु, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, तभी बनेंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और प्रश्न, ये WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा भी देखो क्वेश्चन बनते हैं। हाउ आर यू, व्हेन आई आस्क समवन हाउ आर यू, तो वो भी तो क्वेश्चन बनाएगा। इज एवरीथिंग ओके, इज क्या कोई ये प्रश्न पूछने वाला कोई एक शब्द है क्या? है तो नहीं, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन प्रयोग करने पर निर्भर करता है। इसलिए अंग्रेजी आसान नहीं है, अंग्रेजी जो है फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। तो कब, कहाँ, कैसे, अपने ही जो उसके नियम है उसको कैसे घुमा देगी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मोस्टली अभी हम जो फोकस करेंगे इन पर कर लेंगे, जो बेहद आसान है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग होता है प्रश्न पूछने के लिए, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये बेहद ज़रूरी है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना है तो वहाँ उसके अंत में आप देखोगे एक प्रश्न चिन्ह, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, बड़ा सिंपल सा, ये तो हमने डे 1 में ही प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस सेंटेंस का पार्ट था ये हमारे। डू यू स्पीक इंग्लिश, लो भाई ये डू आ गया यहाँ पे, बेस वर्ब। अब ये कहाँ से, तो भाई मैंने कहा प्रश्न पूछने का तरीका, सेंटेंस को बनाने का, कहने का तरीका। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, थोड़ा सा फर्क आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी बोलते, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में लीजिए, आप यहाँ से कहीं बाहर चले गए, बाहर मतलब ऐसे देश में कहीं चले गए जहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप थाईलैंड कहीं चले गए, ठीक है, आप कहीं चाइना चले गए, भूटान चले गए। अब क्या करें, आपको भूटानी तो नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कम्युनिकेशन के लिए एक ही साधन है, इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब आप कहीं पूछेंगे ना उससे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो हाँ बोल सकता है, मोस्ट लाइकली है वो हाँ बोल सकता है, क्योंकि हमारे विश्व में अधिकांश जो हमारे देश हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी जो है, ठीक है, जैसे इंडिया में है ना, मातृभाषा तो नहीं है लेकिन बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, घर बैठे बैठे जब तुम जो है अमेरिका की किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, जब घर बैठे बैठे आपको अमेरिका में बना हुआ, चाइना में बना हुआ कोई सामान आपके घर तक पहुंच जाता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़, सर्विसेज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट होता है ये, समझ रहे हैं? तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। चलिए, मैंने सिर्फ केवल आसान भाषा में बताया, अभी इसका बिल्कुल एग्जैक्टली बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी केवल हमें यहाँ इस पे ध्यान देना है। चलिए, तो अंग्रेजी में जब हम आम बोलचाल के लिए इस प्रयोग करेंगे तो इस प्रश्नवाचक वाक्य का इस्तेमाल, प्रयोग होगा क्या? टू आस्क फॉर हेल्प, डिटेल्स, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। जब मुझे किसी से किसी तरह की सहायता के लिए पूछना हो, जब मुझे किसी के बारे में कुछ पूछना हो, जब मैं वैसे बैठी हुई हूँ कहीं पे और बस में कहीं ऐसे हम बैठे हुए हैं और मुझे कोई लग रहा है कि मेरा पहचाना सा है, या कोई मुझसे बातचीत करना चाह रहा है या मैं उससे बातचीत करना चाह रही हूँ, तो मेरे को अगर कोई कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, कोई बातचीत शुरू करनी है तो मुझे यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। वेयर आर यू फ्रॉम,
क्या कहा मैंने? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप भी वहाँ से हैं। तो आप इस तरीके से शुरू करते हैं ना हम, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छा भैया आप कहाँ से आ रहे हैं अभी, अच्छा कहाँ को जाएंगे? ट्रैवल के दौरान देखिए आप, कई बार लोग ऐसे आपसे पूछते हैं, अच्छा अच्छा, तो फिर आगे जो है फिर वो कन्वर्सेशन ऐसी तो बढ़ेगी, मैं भी वहीं से हूँ, अच्छा वहाँ पे आप कहाँ है आपका घर, अच्छा मेरा वहाँ पे है घर, क्या करते हैं भैया? इस तरह से कॉन्वर्सेशन, तो वो सवाल जवाब से ही कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है, बातचीत की शुरुआत होती है, वार्तालाप ऐसे ही बढ़ते हैं। तो जब आपको किसी से मदद मांगनी हो, मदद के लिए पूछना हो, उसके बारे में कुछ पूछना हो, या किसी भी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, कहते हैं ना कि इसका दाम कितना है भैया, बाजार में जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, प्राइस तो पक्का पूछेंगे, हम इंडियंस हैं, हम बिना प्राइस पूछे सामान नहीं लेते। हमें सामान पसंद आता ज़रूर है पहले, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि वो हमारे पॉकेट को भाता है कि नहीं, है ना। तो चलिए, और जब आपको कोई कन्वर्सेशन शुरू करो तो ये 3 चीज़ें हो गई। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, डिटेल पूछ रहा है वो उसकी। अब पूछ रही है या पूछ रहा है ये नहीं पता, क्योंकि यू लिखा हुआ है और पूछने वाले का कुछ बताया नहीं है इंट्रोडक्शन की वो है कौन। ठीक है भैया, ये भी हमने कर दिया सॉल्व। तो चलो भाई, हमने सीख लिया डिक्लेरेटिव, हमने सीख लिया इंटेरोगेटिव, अब आ गए हैं हम इस मास्टर सेंटेंस पे। यही वो सेंटेंस है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि देखिए, ये वो सेंटेंस है जो कि 70% आप जो डेली कॉन्वर्सेशन यूज करते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें 70% मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग ना करें। समझे मेरी बात को? तो आइए अब हम बात करते हैं इस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट इस सेंटेंस की। यहाँ पर किसी को अगर आदेश देना हो, क्या देना हो? आदेश, कमांड। किसी से अगर विनम्रतापूर्ण कुछ बात करनी हो, निवेदन करना हो, रिक्वेस्ट, ठीक है। और एडवाइस, हम भारतीयों का एक मतलब हर एक भारतीय का ये एक हॉबी होता है, फ्री की एडवाइस देना। लेते नहीं है किसी की एडवाइस, सुनते नहीं है, बस देने में बड़ा हमें जो है एडवाइस किसी को अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप किसी को निर्देश देंगे, किसी से कोई आप समझिए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम जो है एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, सलाह दे रहे हैं, सलाहकार बहुत अच्छा बन जाते हैं हम लोग। कमांड, ठीक है। बाद में कहिएगा कि मैम आपने तो जो है गड़बड़ कर दी यहाँ पे। सो वो क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ये भी फुल स्टॉप से क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या होता है? जब हम सडन हमारी कोई फीलिंग हो उससे उसको बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट इज यूजुअली अंडरस्टूड। सब्जेक्ट जो होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पर कर्ता होता है, ठीक है, वो अपने आप में उसके बारे में समझ में आ जाता है। उसको जो है यू से हम समझते हैं, तुम से हम समझते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप कैसे समझ आता है अभी आपको समझ में आएगा जब आप उदाहरण देखेंगे। प्लीज सिट डाउन, प्लीज, कृपया, क्या है ये? रिक्वेस्ट है ना, निवेदन कर रहे हैं आप किसी से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि प्लीज सिट डाउन में जो सब्जेक्ट है कहाँ है? कहीं दिख रहा है सब्जेक्ट? कहीं लिखा हुआ है सब्जेक्ट? नहीं लिखा हुआ। इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, मतलब समझ में आ रहा है कि जो बोल रहा है प्लीज सिट डाउन, तो वो सामने वाले के लिए बोल रहा है प्लीज यू सिट डाउन। समझे कैसा हुआ ये? फिर यू के सेंस में आया। क्लियर है?
दूसरा देखिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो आप दरवाज़ा खोल दीजिए, ठीक है। अब आप तो कहीं नहीं है, सब्जेक्ट तो कहीं नहीं है, अंडरस्टूड है अपने आप, कमांड, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। किसको बोला भाई? जो सामने है, तुम्हें ही तो बोला, ओपन द डोर, तुम दरवाज़ा खोलो भाई, ठीक है। तो जो विषय है, जो करता है, वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे वो समझ में आ रहा है। डोंट टॉक लाउडली, इसको कई बार हम डोंट स्पीक लाउडली भी कह देते हैं, ठीक है। तो डोंट टॉक लाउडली, और यहाँ पे देखिए ज़रा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, क्योंकि उस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो डोंट टॉक या स्पीक लाउडली, ये एक एडवाइस भी हो सकती है। आपने किसी को सलाह भी दे दी, भाई धीरे बोलो प्लीज़, लोग जो है यहाँ पे आसपास पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलो। या वार्निंग भी हो सकता है, ऑफिस में कहीं हम काम कर रहे हैं और हमें जो है हमारे जो सीनियर है वो आके कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है, ये धीरे बात करो, समझ रहे? तो वहाँ पे वो वार्निंग हो गई। तो इंग्लिश इज़ द कंटेक्चुअल लैंग्वेज। संदर्भ क्या है, कहाँ बात हो रही, किस जगह पे इस वाक्य का प्रयोग हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। एडवाइस भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। यूज़ इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में भाई कैसे इस्तेमाल करोगे? टू गिव इंस्ट्रक्शंस, किसी को जब निर्देश देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से अगर विनम्रता से, ठीक है, बातचीत करनी होगी, किसी से अगर विनम्र क्या करना होगा, निवेदन करना होगा, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। प्लीज़ हेल्प मी विथ दिस, प्लीज़ हेल्प मी विथ दिस। अब ये दिस कुछ भी हो सकता है उससे जो है उसकी स्कूटी जो है डबल स्टैंड में नहीं लग रही है, तो वो कह रही है कि भैया प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है, क्या किसी से भी XYZ वो कह रही है। कोई है जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, और वो जो है कम से कम उनके पास जो एक बड़ा सा लगेज है, वो कह रहे हैं सामने किसी से कि प्लीज़ इसको ज़रा उठाने में मेरी सहायता कर दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। किसी को जो है मैथ्स का, गणित का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, हल नहीं हो रहा है, वो अपने दोस्त से पूछ लेगा कि मास्टर जी मारेंगे पकड़ के, तो चलो भाई मेरा दोस्त ही मुझे बता दे, मेरे साथ वाले ही मुझे बता दे, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस can have different meanings depending on the situation, depending on the place, कहाँ पर इसको कहा जा रहा है, किन लोगों के साथ इस बात को कहा जा रहा है, वहाँ पे सिचुएशन अभी क्या है, उसकी समस्या अभी क्या है, समझ रहे? दैट इज़ वाई इंग्लिश इज अ कंटेक्चुअल लैंग्वेज। बार बार बोलते रहूँगी जब तक समझोगे नहीं। चलिए, इम्पेरेटिव हो गया, ओके फाइन, लास्ट है ये। तो उसके बाद मुझे जो है आपको कुछ वर्कशीट का काम करवाना है, और वर्कशीट का काम करवाना बेहद ज़रूरी है, वो नहीं करवाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो ये हमारा आखिरी सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका ये केवल और केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस केवल और केवल एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होंगे, ध्यान रखिएगा। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट आप देखने गए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया जीते, आप भाव विभोर हो चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि हुर्रे इंडिया वन द मैच, खुशी से आप झूम उठे। कहने को तो आप कह सकते थे कि इंडिया हैज़ वन द मैच, सिंपल, लेकिन आपने कहा हुर्रे। तो कुछ शब्द होते हैं इसमें, जैसे इसे कोई हुर्रा भी कहता है, ठीक है। अलास, किसी के देहांत होने पे आप कहो ओहो बड़ा दुख हुआ कि इनकी जो है ऐसे क्या हो गया, इनका देहांत हो गया, ऐसा कुछ आप, अलास शी डाइड। तो वहाँ पे क्या है, आपकी भावना बड़ी गंभीर है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है। लाइकवाइज ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल यहीं पे फोकस करते हैं। इन शब्दों के अलावा भी अगर आप चाहो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रावो, शाबाश तुमने ये कर दिखाया, ब्रावो यू डिड इट, ठीक है, तो ये
खुशी के मतलब खुशी हो, गम हो, आश्चर्य हो, या लिख दूं मैं खुशी हो, ठीक है, दुख हो, आश्चर्य हो, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने बूझने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए। सो आप क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, तो आप बड़े खुशी से बोल रहे हैं, वाह भाई कितना बढ़िया दिन है, कितना सुंदर दिन है। अब सुंदर क्यों हुआ, हो सकता है उस दिन जो है मौसम बढ़िया रहा होगा, हो सकता है उस दिन आपको खाने में बड़ा अच्छा नाश्ता मिल गया, खाना मिल गया, दिन बन गया भाई, आज कुछ पैसे वैसे इंसेंटिव मिल गया, दिन बन गया भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मर्जी है, किसी भी संदर्भ में आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। आई कांट बिलीव इट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आई कांट बिलीव इट, कि मुझे लॉटरी में इतने पैसे मैंने जीत लिए। आई कांट बिलीव इट, कि तुमने जो है इतने मुश्किल परीक्षा को पास करके और बहुत ही अच्छे रैंक हासिल कर ली। आई कांट बिलीव इट, मैं नहीं मान सकती कि कोई जो है मेरे भाई बहन ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब देखो, ये आई कांट बिलीव इट में भी देखिए खुशी भी हो सकती है, ठीक है, एक गंभीरता भी हो सकती है। तो क्या हो गया, ये डिपेंड कर रहा है फिर से सिचुएशन क्या है। ठीक है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी लगा दोगे जब भावनाएं बहुत ज़्यादा जो है आपके क्या है, बड़ी गहरी हो चुकी हैं, भाव विभोर होके जब बातें चल रही है। ठीक है, क्या इसका प्रयोग क्या होगा, टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, जॉय। जब आप कहीं पे एक्साइटमेंट, जब आप कहीं पे उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, गुस्सा, जॉय, क्या कहें इसको, खुशी कह दें, समझ रहे हैं। तो जब हम जो है आम बोलचाल में जब किसी तरह के आश्चर्य को, उत्साह को, खुशी को, किसी गंभीर भावनाओं को, ठीक है, दुख को बताना चाह रहे हैं, तो हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है उसका प्रयोग करेंगे। वाओ आई डिड इट, देख लीजिए, वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वाओ, बहुत खुशी से कह रहा है वो कि मैंने ये कर दिखाया, और उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहा है। समझ रहे हैं उसकी खुशी कितनी दुगनी है, उसकी खुशी। क्या पता यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके बैठा है या बैठी है ना। चलिए खैर, हो गया, बातें हो गई। आपने कितने प्रकार के जो वाक्य होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, उनका जो उपयोगिता है, ठीक है, वो किस तरह से वो काम में आ सकते हैं आपके स्पोकन इंग्लिश में, उस बेसिस पे पढ़ लिया आप लोगों ने कि कितने तरह के आपके वाक्य होते हैं। चलिए अब आपको काम पे लगाया जाए। काम पे लगाने से पहले एक समरी देख ले ज़रा, समरी चार्ट बनी हुई है यहाँ पे हमारे पास। डिक्लेरेटिव जो हमने शुरुआत में पढ़ा, फिर इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये 4 तरह के हमने वाक्य देखे, समझे। पहचान क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। भाई डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस है उसका उद्देश्य क्या है, किसी तथ्य को बताना, अपनी किसी बात को रखना, ठीक है। इंटेरोगेटिव किसी प्रश्न को पूछना, किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है वो, और हमने बात की थी कि किस तरह का प्रश्न हो सकता है वो, है ना। जब आपके बारे में कोई बात की जाए, कभी मुझे कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करना हो, ध्यान से पढ़ लीजिए नोट्स। आप इतनी बढ़िया पीपीटी आपको बना के दी गई है, वीडियो को पॉज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जब खुद से लिखोगे ना बहुत फ़ायदा होगा। जब हम खुद से लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो प्रैक्टिस मोड में जाता है। वो लिख रहा है, वो पढ़ भी रहा है, मल्टीटास्किंग, लिख रहा है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है और याद भी कर रहा है। सो राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग और फिर रिमेंबरिंग, हर एक चीज़ काम वहाँ पे चल रही है, मेमोराइजिंग सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में जब आप किसी से या तो
आदेश देंगे किसी को, निर्देश देंगे किसी को, ठीक है, या फिर किसी से क्या करेंगे, विनम्रतापूर्ण बात करेंगे, विनम्रतापूर्ण निवेदन करेंगे, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी तो अभी हमने जस्ट देखा, जब आप जो है उत्साह, अपने आश्चर्य को उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हो, एक्सक्लेमेटरी। सरप्राइज हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं, ओवरवेल्म हो चुके हैं, खुशी से, दुख से, जिससे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, पंक्चुएशन मतलब कि जैसे जब हम किसी भी वाक्य को हिंदी में अंत करेंगे, प्रश्नवाचक में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, अदरवाइज जो दूसरे सेंटेंसेस हो गए मोस्टली उस पर क्या यूज़ होता है, अधिकांश हम क्या प्रयोग करते हैं, हलंत का, एक डंडा सा जो आप देखते हैं, वही उसी तरीके से ये पंक्चुएशन है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएगा क्या, फुल स्टॉप, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, डिपेंड्स, और सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात हो जाए, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज माई सिस्टर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बता रहा है ना, कुछ बताया जा रहा है आपको, देयर इज अ स्टेटमेंट, कुछ फैक्ट आपको बताया जा रहा है, तथ्य बताया जा रहा है। शी इज माई सिस्टर। आर यू फ्रॉम इंडिया, क्या आप भारत से हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव में देखिए, प्लीज क्लोज द डोर, क्या किया, दोनों चीज़ें, निवेदन, विनम्रतापूर्ण बात हो गई, कृपया जो खिड़की है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में देखिए क्या उत्साह है, दैट वॉज अमेजिंग, क्या मैं इसके आगे अगर राइड लगा दूँ तो, आप अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं मेले वेले में गए हैं, और एक जो है राइड लेके आते हैं वहाँ से, और आप कहते हैं दैट वॉज अमेजिंग, तो दैट वॉज अमेजिंग राइड, दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एक समरी चार्ट में भी समझ में आ गया। देखिए डिटेल्ड वाला जो पीपीटी है, जो स्लाइड्स थी, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए भाई, अब मैंने कहा था मास्टर सेंटेंस की बात होगी, और वहीं पे हमारा फोकस है, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या था हमारे पास, कमांड, रिक्वेस्ट, और आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, नेगेटिव इम्पेरेटिव भी होता है। नेगेटिव इम्पेरेटिव क्या होता है, जब आप नकारात्मक, ठीक है, इस तरह की कोई बात करेंगे तो वो नेगेटिव इम्पेरेटिव बन जाएगा। जैसे कि यहां पर बात किसकी हो रही है, आदेश की, किसकी बात हो रही है, आदेश की। तो आदेश जब हम किसी को देंगे, जैसे आपके पास, अब ये क्या है, होमवर्क करने, यहाँ नहीं बता सकती भाई, यहाँ बता दिया तो फिर काम कैसे करोगे, 10 में से 2 बता दूंगी, चलो कोई बात नहीं। दरवाजा बंद करो, कमांड दे रहे हो, प्लीज लगाओगे क्या, नहीं। क्लोज द डोर, क्या कहेंगे आप, क्लोज द डोर। ये द अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप आप एक पर्टिकुलर दरवाजे की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि जाके पड़ोसी का भी दरवाजा बंद करो, मोहल्ले में जितने घर हैं उन सबका दरवाजा बंद करो, आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे। अगर आप ऑफिस में, तो आप ये कह रहे हैं भाई ये ऑफिस का ये जो दरवाजा है इसको बंद करो, तो आप एक पर्टिकुलर दरवाजे की बात करें, इसलिए द अपने आप लग जाता है। अंग्रेजी की यही खासियत होती है, वो अपने आप स्पेसिफाई कर देता है, अपने आप बता देता है कि भाई ये है, ठीक है, और इसको लेकर आपको कोई कार्य करना है। क्लोज द डोर, अंदर आओ, प्लीज। अब यहाँ पे प्लीज लगाओगे, वही मेरा सवाल, प्लीज लगाओगे, जल्दी करो, प्लीज लगाओगे, कहीं कोई यहाँ पे प्लीज का, काइंडली का प्रयोग होगा ही नहीं। यहाँ पर हम आदेश देने के लिए बैठे हैं, कमांड दे रहे हैं, हम किसी से क्या नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करने वाले, समझ रहे हैं। तो जैसे क्लोज द डोर, एक और कुछ बताना है, चलिए देखते हैं।
खड़े हो जाओ, सीधा स्टैंड अप। ठीक है, अब और मैंने गुस्से से बोल दिया ना अगर, तो एक्सक्लेमेटरी लगा दूंगी, स्टैंड अप। अब यहां पे मैंने एक बात हुई थी हमारी कि यहां पर जो हमारा कर्ता है, हमारे पास जो यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, वो गुमनाम है कहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, यू स्टैंड अप। समझ रहे? तो आपको मैंने 2 बता दिए, बाकी के जो बचे हुए 8 हैं ये आपको करके आने हैं, और आप मुझे बताएंगे फिर कि भाई कल जब हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे, कल जब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको होमवर्क दे दिया अब आप करो, अब कोई तो है नहीं आपको असेस करने के लिए सही है गलत है। गूगल मत करना, ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपके ही हित में रहेगा, आपके ही बेनिफिट के लिए ये आपको टास्क दिए जा रहे हैं। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था डे 1 में, यहाँ पर बेसिक में अच्छे से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे बेसिक ख़त्म होगा काम बढ़ता चला जाएगा आप लोगों का। और अभी तो बात केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस की हो रही है, यानी कि अभी केवल जो है कमांड, रिक्वेस्ट, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, इस तरह की कुछ चीज़ों के बारे में बात होगी। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें ये आम बोलचाल में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, वही है ये। अच्छा हाँ, एक और बात इसकी एक खासियत मैं बता देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत ये है कि यहाँ पर पहले आता है वर्ब। क्या आएगा पहले यहाँ पे? वर्ब। और अमूमन जो है, अधिकांश रूप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अधिकांश रूप से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? मैंने कहा सब्जेक्ट कहीं छुपा हुआ है लेकिन समझ में आ जाता है, तो अब आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया क्या है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे क्लोज द डोर, देखो बड़ा सिंपल है। क्लोज ये क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है। दरवाजे को बंद करना एक क्रिया है। दरवाजा यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या बंद कर रहे हो भाई? किस पे क्रिया कर रहे हो? दरवाजे पे। तुम, यू, जो सब्जेक्ट है वो कहीं गुमनाम है लेकिन समझ में आ रहा है। समझ गए? चलिए, तो ये आपका टास्क है, इसको देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद काम पे काम तो बढ़ते जाएगा। क्या बात कर ले हम रिक्वेस्ट की? हाँ बिल्कुल करते हैं रिक्वेस्ट की, क्योंकि इम्पेरेटिव का दूसरा है नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, नम्र निवेदन, जो भी लिखा है लिखने दीजिए, आप समझ चुके हैं। कृपया दरवाज़ा खोलिए, क्या था पहले? दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। कृपया लग गया, कृपया में क्या यूज़ करोगे? प्लीज़। और क्या यूज़ कर सकते हैं? काइंडली। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वही है, सेम है, बस आगे जो है प्लीज़ या काइंडली लगाना है। पहले वर्ब ही आएगा भाई, और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैसा मैंने कहा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गुमनाम है, कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? कृपया दरवाज़ा खोलिए। मैं ये वाला बता देती हूँ, प्लीज़ ओपन द डोर। ये तो आम बोलचाल में आप प्रयोग करते ही होंगे ना। ठीक है, ज़रा पानी देना, मुझे किताब दिखाना, थोड़ा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, कृपया बैठ जाइए, उसे अंदर बुलाइए, मुझे माफ़ कीजिए, ज़रा इधर आइए, मदद के लिए धन्यवाद। कौन सा बताना चाहिए? एक और कोई बता दे? चलिए एक और कोई बता देते हैं। मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताओ। काइंडली गिव ईयर टू मी। अब कान काट के देना नहीं किसी को, इसका मतलब यही होता है कि उसकी बात पे ज़रा गौर दे दो, उसकी बात भी सुन लो। तो खैर हम तो अभी बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, ज़ीरो से हीरो बनेंगे हम,
तो हमें यहाँ पे प्लीज़ लिसन टू मी ये कहना है, ठीक है। डोंट ट्राई टू फेक एनी एक्सेंट, किसी भी तरह का फेक एक्सेंट जो है लाइक ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते तो उसी पे स्टिक करो, अमेरिकन बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सब जो अलग अलग रीजन्स होते हैं वहाँ पे अंग्रेजी बोलने का जो एक्सेंट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। इवन हमारे भारत में ही अलग अलग प्रांतों में जो है बोलने का जो तरीका है अंग्रेज़ी को वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप नेचुरल रहें और थोड़ा सा अपना जो वो रीजनल टच है अंग्रेजी में मत दीजिए, हाथ जोड़कर विनती है, अगर अंग्रेजी में अपना रीजनल टच दे दोगे ना तो जो सीखा समझा जितना पढ़ा जितने भी ज्ञाता बने तो कोई फ़ायदा होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो बाकी का क्या करना है आपको, होमवर्क सेक्शन 1 सेक्शन 2, अब आ गया सेक्शन 3। आज बहुत सारा काम करना है आपको बैठ के, तो फटाफट अपनी नोटबुक निकाल कर, ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख नोट करके फटाफट लिखना अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि चिंता ना करें, कल हम आराम से बिल्कुल एक एक जो भी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हैं उसका अभ्यास करने के बाद ही नए जो हमारा टॉपिक होगा, नया जो हमारा विषय होगा उसके बारे में हम समझेंगे, और कल क्या पढ़ेंगे वो आपको तभी मैं बताऊंगी, ठीक है। पहले देखते हैं कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कहाँ तक जा रही है, 3 दिन में क्या सीखा। अब नेगेटिव कमांड्स, क्या बात हो रही है यहाँ पे, नेगेटिव कमांड्स की, निषेध वाक्य। तो निषेध वाक्य में नेगेटिव क्या होता है भाई, नॉट, नो, नेवर, इस तरह के कुछ शब्द दिखेंगे ना तो नेगेटिव है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है, शोर मत करो, कमांड ही दे रहा है, प्लीज तो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डोंट या डू नॉट, चलो हम डू नॉट लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को डोंट मेक नॉइज कहूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक तो बता दे, शोर मत करो, बाहर मत जाओ, देर मत करो, ये मत का मतलब क्या है, नेगेटिव, यहीं से दिख रहा है ना, किसी काम को निषेध किसी चीज को वो बता रहा है। झूठ मत बोलो, डोंट लाई, 2 बता दी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। झूठ मत बोलो, ये होता है लाई, LIE लाई। एक होता है लाई, लेटा हुआ, ठीक है, प्लीज़ लाई डाउन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये झूठ बोलने वाला लाई है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हम आगे जब चलेंगे तो थोड़ा वोकैब भी पढ़ेंगे, शब्दकोशों पे भी जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, पर्यायवाची और जो आपके विपरीत जो शब्द होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। साथ साथ में ध्वनि एक जैसी है शब्दों की, लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, साउंड एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, ऐसे शब्दों को भी पढ़ेंगे। ऐसे शब्दों को भी पढ़ेंगे जिनका जो स्पेलिंग है, ठीक है, कई बार स्पेलिंग भी एक जैसी लगती है, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम आएंगे, सबके बारे में बात होगी, निश्चिंत रहिए। 30 दिन में मेरा ये काम है कि आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाना। अब आप बोलना सिखाना मेरा काम है, सीखना तुम्हारा काम है, तो जो होमवर्क मिलता जाए उसको करते रहना, ठीक है। उसे परेशान मत करो, मत भागो, मत हंसो, गाड़ी मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, खाना मत फेंको। तो देखते हैं अब इतने सारे निषेध वाक्यों में आप कितना सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितना सही जो है आप इनका अंग्रेजी अनुवाद कर पाएंगे। और अनुवाद देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको, जितना भी अभी आपको जो होमवर्क के लिए दिया हुआ है काम सेक्शन 1, 2 और 3 में, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ही डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। कहीं पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
कहीं पे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, कहीं पे हम कुछ निषेध वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी कमांड का ही पार्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये आम बोलचाल में अमूमन प्रयोग में आते ही आते हैं। कोई एक दिन बिता देना जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग ना कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए अब जो आप लोगों को ये होमवर्क का काम दिया है वो आप कर लीजिएगा। बाकी मैंने एक ना मिक्स्ड कुछ आप लोगों के लिए चाहे रिक्वेस्ट कमांड, नेगेटिव कमांड जो भी है, ये सब एक साथ भी मैंने बनाए थे। तो कृपया ध्यान से सुनिए, यहाँ मत बैठो, अपना काम करो, उसे फ़ोन मत करो, ज़रा मेरी मदद करो। इनका तो मैं एक भी आपको नहीं बताने वाली हूँ ट्रांसलेट करके। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है, अपना काम आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब आप सेक्शन 1, 2, 3 ये जब आप कर लेंगे, उसके बाद ही आपको इस वाले सेक्शन पे आना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला सेक्शन क्या है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है, मिक्स्ड सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव के ही अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने नहीं दिए हुए, यहाँ पे मिक्स कर दिया है। ताकि क्या होगा, एक क्या होता है ना, एक बार दिमाग एक एक कैटेगरी के हिसाब से चला, अब मिक्स क्वेश्चन है, क्या अब आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, क्या अब आप इसे ट्रांसलेट कर पा रहे हो? ठीक है। दूसरी बात, कल जब मैं आपको इनके जो उत्तर हैं, ठीक है, वो मैं जब आपको बताऊंगी, क्योंकि आप तो अभी तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, कल हम टैली कर लेंगे कि कितना सही हुआ क्या हुआ, वो तो आप मुझे कमेंट में बता ही देंगे। तो उसके बाद क्या है, आपको वहीं के वहीं उसको बोलना कैसे है। जब मैं किसी से विनम्रता से बात करती हूँ, मेरी जो आवाज़ है वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। किसी को कमांड दूंगी, दरवाज़ा बंद करो, चिल्लाओ मत, ये आवाज़ में देखो कितना कितना चेंज आ जाता है। ठीक है, कृपया आप मुझे नमक का वो डब्बा दे देंगे? ठीक है, कृपया। तो आप देखिए, बोलने में इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपकी आवाज़ कब बढ़ेगी, कब घटेगी, कब क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जाते जाते बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हम क्योंकि इतने देर से सेंटेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सेंटेंस में क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। एक तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जिसके बारे में बात हो रही हो। एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। क्या बात हो रही है उसके बारे में। ठीक है, राम, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे फेवरेट जो एक क्या कह सकते हैं, एक नेम है, ठीक है, जो सबसे पहले हमारे ज़बान पे आता है जब भी हम कोई बात, हमें कोई भी एग्जाम्पल देना हो। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अभी एन उनका पूछना मत, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है, अभी ये आर्टिकल से बाद में पढ़ेंगे। राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। राम, ये रहा मेरा सब्जेक्ट। राम के बारे में जो भी बताया, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये हो गया मेरा प्रेडिकेट। समझ में आया? अब सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट यानी कि जो बात हो रही है उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ही लव्स आइसक्रीम। ही लव्स आइसक्रीम। ही लव्स आइसक्रीम में सब्जेक्ट लव्स आइसक्रीम प्रेडिकेट। ठीक है, जाते जाते ये बता दिया, काम में आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को ढेर सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस करने हैं। स्पोकन इंग्लिश में उसकी उपयोगिता मैंने समझा दी, कैसे कैसे कब कब आती है। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसके नोट्स बना के, नीचे जो वहाँ लिखा हुआ था कि यूज़ इन स्पोकन इंग्लिश, उस पर फोकस करके आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है बातें। आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ध्यान रखना है, जो हम कल करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज आप अपना ये काम कर लीजिए। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन था, आज की जो ये क्लास थी, ये यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी सारे जो रूल्स थे ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और यूजेस उसके स्पोकन इंग्लिश में क्या हैं, वो दोनों ही चीज़ें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपकी कल हम वर्कशीट जो आपको दी गई है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव पर, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों के लिए, एक मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल जो है निर्धारित है कि मुझे 30 दिन में आप लोगों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाना है, वो भी बिना कहीं रुके, बिना कहीं अटके, पूरे आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, आपको बोलनी आ जाएगी अंग्रेज़ी। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपसे कल मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक विषय के साथ। ठीक है, तो तब तक साथियों आप सभी अपना ध्यान रखें।